दोस्तों, कुछ रास्ते दूर ही नहीं बल्कि रहस्य मापते हैं और कुछ माइलस्टोन सिर्फ पत्थर नहीं होते। ये कहानी है एक ऐसे ड्राइवर की जिसने एक ऐसी रात में सफर किया जहां ना समय आगे बढ़ रहा था और नए रास्ता बदल रहा था। बस हर मोड़ पर डर और सच्चाई की सरहदें धुंध में खोती जा रही थी। माइल 27 एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ एक निशान नहीं, एक सवाल बन चुका है। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम रफीक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात साल 2018 की है। मैं तब मध्य प्रदेश के जबलपुर में काम कर रहा था और अक्सर ट्रक लेकर नागपुर से माल लाता ले जाता था। उस समय मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर था और रूट भी लगभग हमेशा तय ही रहता था। नागपुर से जबलपुर के बीच NH44 वाला रास्ता सबसे आम रास्ता था, जो जंगलों और सुनसान हिस्सों से होकर गुजरता है। पर उस पूरे हाईवे पर एक हिस्सा ऐसा है जो हमेशा थोड़ा अजीब रहता है, लेकिन मैंने उस दिन के पहले उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस दिन की बात अब तक मैं नहीं भूल पाया। मैं नागपुर से मशीन के कुछ भारी पार्ट्स और 3 बड़े बक्से लेकर निकला था। दिसंबर का महीना था, ठंड तेज थी और रात के समय धुंध भी थी। उस रात करीब 8:30 बजे मैंने नागपुर से ट्रक निकाला। मौसम तो एकदम साफ था, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर से दूर होता गया, ठंड और धुंध धीरे धीरे घनी होती गई। ट्रक का रेडियो ऑन था, जिसमें हल्की आवाज में पुराने गाने चल रहे थे और हाईवे लगभग खाली था। फिर यही करीब 9:45 बजे करीब मैं छिंदवाड़ा क्रॉस करके सीवनी वाले हिस्से में दाखिल हुआ। वहां से घना जंगल शुरू हो जाता है, जहां दोनों तरफ ही इतने घने पेड़ हैं कि आसमान से चांद की रोशनी भी जमीन को नहीं छूती, जिसकी वजह से सड़क पर पूरा अंधेरा छा जाता है और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखाती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था और साथ में हवा ठंडी थी और उस ठंड में एक अजीब सी नमी भी थी जो शीशे को बार बार धुंधला कर रही थी। मैंने वाइपर चलाया और ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। हाईवे पर लगभग कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। फिर करीब रात के 11:30 बजे एकाएक ऐसे लगा जैसे धुंध और भी घनी हो रही है। ट्रक की हेडलाइट्स भी अब कुछ ही मीटर से ज्यादा आगे नहीं दिखा पा रही थी। ऐसे लगने लगा था जैसे मैं किसी सफेद पर्दे के अंदर हूँ। उस वक्त हल्की बेचैनी भी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब मौसम का असर है। तभी बाईं तरफ एक ढाबा दिखाई दिया, जिसमें थोड़ी रोशनी थी और 2 ट्रक खड़े थे। वहां से धुआं भी निकल रहा था। शायद कोई वहां खाना बना रहा था। हालांकि मुझे भूख नहीं थी और नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वैसे ही आगे निकल गया। फिर यही रात के करीब 12:06 पर मेरी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर जो कि माइल मार्कर थी, जिसमें लिखा था माइल 27, सफ़ेद रंग का और उस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था। वैसे तो मैंने बाकी के माइल मार्कर के तरह ही उसे पार करते वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद ट्रक के कंटेनर से अचानक आवाज आने लगा। ठक ठक का आवाज था, जैसे कोई कंटेनर को अंदर से पीट रहा हो। पहले तो मुझे लगा शायद अंदर कोई बक्सा हिल रहा होगा या कुछ ढीला हो गया होगा, क्योंकि उस वक्त ट्रक थोड़े उबड़ खाबड़ सड़क से भी गुजर रहा था, इसलिए वो आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आवाज लगातार बढ़ती गई। ऐसे लगने लगा जैसे
कोई अंदर से कंटेनर की दीवार पर हाथ मार रहा है, बार बार एक ही जगह पर। उस आवाज को सुनकर मैंने ट्रक को साइड में जाकर रोक दिया, फिर इंजन बंद किया और नीचे उतरकर पीछे देखने चला गया। बाहर ठंड इतनी थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर कहीं डर भी जागने लगा था। मैंने धीरे से कंटेनर का दरवाजा खोला, फिर टॉर्च जलाकर अंदर झांका, पर सब कुछ वैसा ही रखा था जैसे नागपुर से मैं लौट करके निकला था। तीनों बक्से अपने ही जगह पर थे और कोई हलचल नहीं थी। पर जैसे ही मैं वहां से पीछे मुड़ा, मुझे अंदर से किसी के होने का आहट महसूस हुआ, यानी कि किसी के होने की हलचल महसूस हुई। वो हलचल ऐसी थी मानो कोई बहुत ही करीब खड़ा हो। इसलिए मैंने जल्दी से टॉर्च को दोबारा अंदर घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए आखिर में मैंने दोबारा कंटेनर बंद किया और वापस ट्रक के अंदर चला गया और फिर वहां से आगे चल पड़ा। पर उसके बाद से जो हुआ वो सबसे अजीब था। करीब 15 मिनट ड्राइव करने के बाद फिर से मुझे वही माइल मार्कर दिखाई दिया, यानी कि माइल 27 का, बिल्कुल वैसा ही जैसा कुछ देर पहले मैंने देखा था। वैसे तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद वो मेरा भ्रम है, लेकिन अगले 10 मिनट में मुझे फिर से वही माइलस्टोन दोबारा अपने सामने दिखा। वो दिखने के बाद अब डर ने मेरे मन में जगह बनाना शुरू कर दिया था। ट्रक की स्पीड भी इसलिए मैंने बढ़ा दी और रेडियो की आवाज बंद कर दी। बाहर अब बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की आवाज और दिल की धड़कनों की आवाज ही मेरे कानों पर पड़ रही थी। और फिर अचानक से रेडियो अपने आप ऑन हो गया और एक अजीब सा गाना बजने लगा, जिसका ना कोई मेल था और ना कोई धुन मेरी पहचान की थी। उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो बार बार दोहराए जा रहे थे और बहुत ही अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने तुरंत उसे बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर इससे पहले कि मैं उसे बंद कर पाता तभी कंटेनर से दोबारा जोर जोर का वो आवाज आया, धप धप का वो आवाज, अब बहुत ही तेज, जैसे कोई अंदर पूरी तरह से दीवार पीट रहा हो। कुछ पलों के लिए तो मैं घबरा गया। उसके बाद मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन पहली बार ब्रेक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पर जब मैंने उसे दोबारा दबाया तब जाकर ट्रक रुका और वो आवाज वो अब भी लगातार आता जा रहा था, जिसके वजह से अब डर मेरे सामने आकर बैठा हुआ था। स्टीयरिंग पकड़कर कुछ देर में वैसा ही बैठा रहा, क्योंकि मुझ में वहां जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फिर भी मैं हिम्मत करके नीचे उतरा। पर उस कंटेनर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैंने उस हिम्मत को खो दिया, क्योंकि वो आवाज वो अब भी लगातार आ रहा था। और अब जब उस रास्ते पर मैं अकेला ही दिख रहा था, तो ऐसे में मुझ में उस कंटेनर को खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं घबराता हुआ ट्रक में जाकर बैठ गया। उस वक्त जब मैंने घड़ी देखा तो 12:57 हो रहे थे। पर अब अजीब बात यह थी कि कुछ देर बैठे रहने के बाद भी मुझे फिर से वही समय दिखा, यानी कि 12:57 का, जैसे समय मानो वही रुक सा गया था। हालांकि शुरू में मैंने इसे अपना वहम समझा, पर बार बार जब भी मैं घड़ी देखता तो वही समय मेरे आंखों के सामने मुझे नजर आता। अब लगने लगा था कि जैसे समय भी इसी जगह अटक गई है। वहां कुछ तो अजीब था जिसे मैं महसूस तो कर पा रहा था, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। इसलिए मैंने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा और ट्रक को लेकर फिर से आगे बढ़ने लगा।
पर फिर भी करीब 1 घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद भी रास्ता नहीं बदला और ना ही समय, यानी कि माइल 27 बार बार सामने आ रहा था, जिसे देखकर अब नींद तो जा चुकी थी, लेकिन डर ने मेरे मन में ऐसा जगह बना लिया था कि मैं और कुछ सोच नहीं पा रहा था सिवाय वहां से निकलने के। फिर ऐसे ही कुछ दूरी चलने के बाद अचानक कंटेनर के अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ बहुत ही भारी चीज कंटेनर में गिर गई हो। इसलिए मैंने दोबारा ट्रक रोका और उसे खोलकर देखने की कोशिश की। इस बार मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर टॉर्च लेकर उस कंटेनर को खोल ही दिया। पर जैसे ही मैंने कंटेनर खोला मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिन बक्सों को मैंने कसकर बांध रखा था उसकी सारी रस्सियां ना सिर्फ कटी हुई थी बल्कि वो सब बक्से यहाँ वहाँ गिरे हुए थे, जिसमें सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन रस्सियों को किसी ने काटा था, पर वहां मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जो ऐसा कर सके। ये देखकर मेरा मन अब बैठने लगा था और डर वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए मैं बस अब वो वहां से निकलना चाहता था और जल्दी से जाकर ट्रक का इंजन चालू कर दिया। पर उसी पल हवा की दिशा भी धीरे धीरे बदल गई और रास्ते की धुंध वो जैसे धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे एक घना पर्दा अब हटने लगा था। पता नहीं क्यों ये सब कैसे और क्यों हो रहा था, पर अब रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगा था। इसलिए मैं जितने तेजी से हो सके उतनी तेजी से ट्रक को चलाने लगा। उस पल मन में ये डर भी था कि मैं दोबारा उस माइलस्टोन को ना देख लूं, यानी कि माइल 27 को। पर नहीं, इस बार पता नहीं कैसे मैं वहां से निकल चुका था और मेरे सामने माइल 28 का पत्थर पड़ा हुआ था। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर से किसी ने भारी बोझ उतार लिया हो। हालांकि उसके बाद बाकी का जो रास्ता बचा था उसमें मेरे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं अंदर से इतना डरा हुआ था कि मैं कहीं भी नहीं रुका तब तक जब तक मैं अपने मंजिल नहीं पहुंचा। उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता था, और कैसे हुआ ये भी आज तक मेरे लिए एक अजीब रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, उस रात की घटना ने रफीक के भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। अब हर सफर, हर सुनसान रास्ता, हर माइलस्टोन उसके लिए बस एक गंतव्य नहीं बल्कि एक अनजानी आशंका बन चुकी है। खैर दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे घटना की ओर, जिसे हम विनीत ठाकुर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात साल 2004 की है। उस समय मेरी पहली पोस्टिंग असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर एक संरक्षित वन क्षेत्र में हुई थी। मुझे वहाँ फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये इलाका बेहद घना, आदिवासी आबादी से दूर, लगभग जंगल के अंदर ही था। यहाँ इंसान कम और जानवर ज्यादा दिखाई देते थे। मुझे वहाँ तैनात हुए सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए थे और काम के हिस्से के तौर पर मुझे जंगल के एक सुदूर हिस्से में बने बांस की झोपड़ी में एक रात बितानी थी। ये इलाका रिस्ट्रिक्टेड जोन में आता था, जहाँ रात को आमतौर पर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रेंजर होने के नाते मुझे इस बात की निगरानी करनी थी कि किसी शिकारी की घुसपैठ तो नहीं हो रही। उस सुदूर जंगल में बने झोपड़ी तक पहुंचने के लिए मुझे दोपहर के बाद करीब 2 घंटे की पैदल यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में मोटे बांस के झुंड, फर्न की झाड़ियां और अजीब सी चुप्पी थी। सिर्फ जंगली पक्षियों की आवाजें और दूर कहीं से लंगूरों की चीख ही सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई इंसानी हलचल नहीं थी।
जब मैं उस झोपड़ी तक पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। झोपड़ी ऊंचे बांसों से बनी थी और जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। उसमें कोई बिजली नहीं थी और अंदर सिर्फ एक लकड़ी का तख्त और एक पुराना टीन का डब्बा पड़ा था। मुझे वहां सिर्फ रात गुजारनी थी, बिना किसी साथी के। इसलिए मैंने रेडियो पर मैन कैंप से संपर्क किया और बताया कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। और उसके बाद सिग्नल गायब हो गया। सूरज ढलने लगा था और उसके वजह से जंगल का रंग धीरे धीरे काला हो गया। मुझे ये महसूस होने लगा कि यहाँ की रातें कुछ अलग है। दिन में दिखने वाली वही जंगल अब अजनबी और भारी लग रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसपास के बांस के झुरमुट में लगातार सरसराहट की आवाज आ रही थी। रात के करीब 9 बजे मैंने खुद को बांस की उस झोपड़ी में बंद कर लिया। अंदर टॉर्च की रोशनी कम थी और बाहर हर चीज अंधेरे में डूबी हुई थी। उससे बीच मुझे पहली आवाज आई, जैसे किसी ने भारी चीज जमीन पर गिरा दी हो, यानी कि धप से। वो आवाज एकदम उस झोपड़ी के बाहर से आ रहा था। इसलिए तभी मैंने टॉर्च की रोशनी को बाहर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो आवाज पैदा हो सके। हालांकि मुझे लगा कि शायद वहां कोई जंगली जानवर होगा, पर फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे फिर से वही आवाज आई। इस बार कड़ाक जैसी, जैसे कोई बांस टूट गया हो। और फिर किसी के फुसफुसाने की आवाज, बिल्कुल ही धीमी, लेकिन वो आसपास ही हो रही थी। इसलिए मैंने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी को झोपड़ी के दरवाजे की झिर्री से बाहर फेंका, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे अंदर डर का पहला एहसास पैदा हुआ। रात गहराती गई और आवाजें बढ़ती गई। अब कभी कोई चीज झोपड़ी के नीचे रगड़ खाती तो कभी खिड़की के तरफ से कुछ टकराता। मेरे दोनों कान हर छोटे छोटे शोर पर चौकन्ने हो गए थे। मैं अपनी सांसों को इतनी धीमी करने लगा था ताकि मैं बाहर की आवाजें ज्यादा साफ सुन सकूं। लेकिन फिर जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। खिड़की के एक संकरी दरार से जब मैंने बाहर झांका तो दूर एक परछाई जैसी कुछ चीज चल रही थी, लेकिन उसकी चाल वो सीधी नहीं थी और वो इंसानों जैसे भी चल नहीं रहा था, जैसे वो कोई जानवर और इंसान के बीच की चीज हो, जिसकी रीढ़ की हड्डी झुकी तो थी और हाथ जमीन तक पहुंच रहे थे, लेकिन उसकी गति धीमी और एकदम स्थिर जैसी लग रही थी। उस खौफनाक दृश्य को देखकर मैं घबराहट के मारे वहीं जम गया। मुझे अपनी सांसों की आवाज ही बहुत भारी लगने लगी थी। फिर अचानक से वो परछाई रुक गई और फिर वो झोपड़ी की ओर मुड़ने लगी, यानी कि मेरे तरफ। वो देखते ही मेरे अंदर एक झटका सा लगा, क्योंकि वो अब सीधे मेरी ओर बढ़ रहा था। झोपड़ी के पास की सूखी पत्ती चरमराने लगी थी और फिर झोपड़ी के लकड़ी के तख्त पर एक जोर की दस्तक हुई, ठक ठक की आवाज। और ये आवाज फिर से 2-3 बार दोबारा हुई। मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। मैंने टॉर्च बंद कर दी और एकदम सन्नाटे में डर के मारे मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर कुछ ही देर के बाद वो दस्तक अचानक रुक गया। हालांकि कुछ मिनटों तक कोई आवाज नहीं आया, पर फिर भी मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि बाहर से किसी के सांस लेने की आवाज मुझे अब भी सुनाई दे रही थी, गहरी और भारी आवाज। मैं उस वक्त जितना डरा हुआ था उतना शायद मैं कभी नहीं डरा था। हालांकि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि बाहर अंधेरा, जंगल और वो अजीब सा परछाई था।
उस वक्त मैं बस ये प्रार्थना कर रहा था कि वो चला जाए। फिर उसके आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। हालांकि मैंने बाहर जाकर नहीं देखा और ना ही उस रात मुझे नींद आई। और जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी फैली, मैं तुरंत ही उस झोपड़ी से बाहर निकला और दौड़ता हुआ मेन कैंप पहुंचा। मैंने वहां किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने वहां क्या देखा। लेकिन आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि जंगल में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने उस रात जो देखा था वो कोई जानवर नहीं था। दोस्तों, विनीत ठाकुर की आखिरी रिपोर्ट में इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सिर्फ एक ऐसा नोट लिखा था जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो चीज उन्होंने देखी थी उसकी चाल ना तो इंसानों जैसी थी और ना ही जानवर जैसी। दोस्तों, उस झोपड़ी को अब स्टाफ क्वार्टर की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं गार्ड्स कहते हैं कि कभी कभी रात को वहां से किसी के चलने की हल्की आवाज अब भी आती है, लेकिन बिना किसी पैरों के निशान के। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।